हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम खत्म करने वाले हैं आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज का चैप्टर। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। Okay, so the only remaining topic of our Indian Contract Act series last chapter का that is remedies for breach of contract। तो इस चैप्टर में ऑलरेडी अपन ने अभी तक डिस्कस किया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, क्या कंपनसेशन है, सारी चीजें, कितने टाइप के ब्रीच होते हैं, सब चीजें अपन ने डिस्कस कर ली हैं। चैप्टर के नाम पे अगर अपन जाए तो चैप्टर का नाम क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट हमने अभी तक अच्छी तरीके से देख लिया। अब बचा रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर सामने वाला पार्टी अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का कर देता है ब्रीच, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से जस्ट 2 पार्ट पहले समझाया। अगर आपने मिस कर दिया एक बार जाके जरूर से देख लेना, छोटा सा भैया 10-15 मिनट का वो लेक्चर है, मजा आ जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आते हैं अपन टॉपिक पे। मैं ये बता रहा था कि अगर सामने वाली पार्टी कर देती है कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच, तो हमारे पास क्या सारी राइट्स होते हैं, क्या रेमेडीज हमारे पास अवेलेबल होते हैं सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट में। तो यही हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला है अपना नंबर 1, सूट फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, मेरे से बार बार रिसेशन रिसेशन निकलता है, जो कि थोड़ा सा एक गड़बड़ प्रोनाउंसिएशन है, आई नो, बट मेरी थोड़ी सी वो हैबिट में है, तो उसको थोड़ा सा चला लेना। तो सूट फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब रिसेशन मतलब क्या होता है, तो रिसेशन मींस कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो किसी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया, ठीक है, 2 पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सामने वाली पार्टीज ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, बोला भैया मैं आपकी एक काम कर ही नहीं पाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट को हम करते हैं कैंसिल। अब आप तो उसके भरोसे बैठे हुए थे, आपने कॉन्ट्रैक्ट भी किया, आपका काम अटक गया, आपको हो गया होगा कुछ ना कुछ लॉसेस। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सूट फॉर रिसेशन फाइल कर सकते हो कोर्ट में। क्या कर सकते हो इसमें, व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी, द अदर पार्टी में सू टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिस्काइंड। अदर पार्टी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइंड हो गया, खत्म हो गया, ऐसे मान के सामने वाली पार्टी को कोर्ट में ले जा सकती है। व्हेन द कोर्ट ग्रांट्स रिसेशन, द अग्रीड पार्टी इज फ्री फ्रॉम ऑल द ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। और कोर्ट क्या करेगी, सामने वाली पार्टी को जब तक कोर्ट नहीं बोलेगी तब तक वो रिलीव नहीं होगा। ही बिकम्स एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस व्हिच ही सफर्ड। अब जब कोर्ट क्या करेगी, एक पार्टी को रिलीव कर देगी, ठीक है भैया तुम काम नहीं कर पाए, काम मत करो, बट इसमें जो दूसरे का लॉस हो रहा है उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, ऐसा कोर्ट आपको ऑर्डर देगी। जो भी कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, डैमेजेस जो भी हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स प्रोमिसेस टू डिलीवर अ बुक ऑन 5th of January एंड वाई एग्रीज टू पे द प्राइस ऑन रिसिप्ट ऑफ द बुक। क्या है यहाँ पे, 2 प्रोमिसेस है। एक्स बोल रहा है भैया मैं आपको बुक ला के दूंगा, वाई बोल रहा है मैं उसका पैसा दूंगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्स फेल्स टू डिलीवर द बुक फॉर नो वैलिड रीजन। अब एक्स बिना किसी वैलिड रीजन के बुक की डिलीवरी देने में फेल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। तो क्या मेरे को बताओ, क्या वाई को अपना प्रॉमिस फुलफिल करना है, वाई उसको जबरदस्ती जाके पैसा देगा क्या, आंसर इज नो। वाई में रेप्यूडेट एंड में रिफ्यूज टू पे द प्राइस। अब इस केस में क्योंकि एक्स ने अपना काम करने से मना कर दिया, वाई क्या बोलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट को मैं रेप्यूडेट करता हूं, मैं भी आपको जो बुक की प्राइस है वो नहीं दूंगा, एज सिंपल एज दैट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, आपका सेकंड रेमेडी अवेलेबल, दैट इज सूट फॉर डैमेजेस। अब मान लो उसी एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू करें, वो बुक बहुत बढ़िया बुक थी, ठीक है, उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली थी, आपका बिजनेस में बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली थी, पर्सनल गोल आपका कुछ अचीव होने वाला था, वो बुक आपको नहीं मिली, आपको हो गया यहाँ पे लॉस, आपको हो गया डैमेजेस। तो डैमेजेस को आप क्या है, रिकवर करने के लिए कोर्ट के पास अर्जी लगा सकते हो। रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस इज द मोस्ट कॉमन रेमेडी अवेलेबल टू द इंजर्ड पार्टी। ये क्या है, दिस इज द मोस्ट कॉमन रेमेडी। क्वेश्चन बन के आ सकता है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज is the most common remedy available for a breach of contract, A B C D। आंसर किसमें टिक मार्क लगाओगे, सूट फॉर डैमेजेस। क्या है, मोस्ट कॉमन। किसी को भी नुकसान होता है, बोलता है भाई तू छोड़ दे, काम मत कर, मेरे को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दे, डैमेजेस मेरे को पे ऑफ कर दे। क्लियर बात एकदम, हाँ जी सर। नेक्स्ट है आपका, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच द इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस। अब जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, तो जो इंजर्ड पार्टी है, यानी जिसको डैमेजेस हुए हैं, डैमेज हुए हैं तभी वो इंजर्ड हुआ है, इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस। ठीक है, जो भी उसको डैमेजेस हुए हैं उसके लिए क्या है, उसको मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाएगा। डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपनसेशन अलाउड टू द इंजर्ड पार्टी बाय द कोर्ट फॉर द लॉस और इंजरी सफर्ड बाय हिम, फॉर इंजरी सफर्ड बाय हिम होना चाहिए, यहाँ पे और नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, डैमेजेस क्या है, वो मॉनेटरी कंपनसेशन, यानी कैश वगैरह में आपको पैसा, कैश यानी मतलब पैसे आपको दिए जाएंगे, कैश हो चेक हो जैसे भी हो, आपको पैसे दिए जाएंगे मनी के फॉर्म में, जो भी आपको डैमेजेस हुआ है उसके लिए। द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग डैमेजेस इज नॉट पनिशमेंट बट द कंपनसेशन। अब हम सामने वाली पार्टी को तकलीफ हुई है जो, उसको हम कंपनसेट कर रहे हैं, ना कि एक पार्टी को पनिश करें। तो इंटेंशन समझना, यहाँ पे हमको किसी को पनिश करने का इंटेंशन नहीं है, सामने वाली पार्टी को जो लॉस हुआ है तो वो एक ब्रेक इवन पॉइंट में, नॉर्मल पॉइंट पे वापस आ जाए, उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए सूट ऑफ डैमेजेस एज अ रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डाली गई है, ना कि किसी पार्टी को पनिशमेंट देने के लिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड,
सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। अब क्वांटम मेरिट क्या है भैया? तो क्वांटम मेरिट मींस एज मच एज इज मेरिटेड और एज मच एज अर्नड, जितना आपने कमाया है। क्वांटम मेरिट का मतलब एज मच एज इज अर्नड। ठीक है, अभी इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इन अदर वर्ड्स इट मींस पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। मान लो भैया एक्स है, एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वाई से कि मेरे को आप बढ़िया से एकदम किंग साइज, एकदम डबल किंग साइज मेरे को सोफा सेट बेड सेट पूरा बना के देना। ठीक है, वाई बोला ठीक है दे दूंगा। कितना टाइम लगेगा? तो भैया 15 दिन लगेगा। ठीक है, एक्स ने बोल दिया 15 दिन बाद मेरे को दे देना। अब काम चालू हो जाता है, सोफा बेड बन रहा है, वाई के उसमें अपने खर्चे तो लग ही रहे हैं, पेमेंट तो उसको बाद में मिलेगा। ठीक है, मान लो एडवांस वगैरह नहीं लिया, पूरा पेमेंट एक साथ बाद में मिल जाएगा अपॉन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब वाई ने काम स्टार्ट कर दिया, वाई का भैया मैन पावर लग रहा है, लेबर का टाइम लग रहा है, उसके मटेरियल लग रहे हैं। मान लो 5 दिन बाद एक्स मना कर देता है कि भाई मुझे अब आपका जो है बेड और सोफा नहीं चाहिए, मुझे सस्ते में मैंने कहीं और से ले लिया, या मैं बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास नहीं, बैंकरप्ट वाला हटा दो, मैं अब आपको नहीं ले सकता आपसे सोफा और बेड वगैरह। भाई इस केस में क्या हुआ? वाई ने तो अपना काम चालू कर दिया, वाई के तो भैया उसमें खर्चे लग गए ना, वाई ने तो यहाँ पे खर्चा चालू कर दिया, उसका तो यहाँ पे टाइम एनर्जी एफर्ट सब उसमें लग गया। तब उस केस में क्या होगा? क्या हम एक्स को बोलेंगे कि तुम हमको पूरा पूरा पैसा दो? एक्स भी पूरा पैसा नहीं देगा, बोलेगा भाई जब मैं पूरा गुड्स ही नहीं ले रहा हूं मैं पूरा पैसा क्यों दूं? बट वाई का यहाँ पे कुछ तो खर्चा हो गया है, तो जो भी वाई का खर्चा हुआ है यहाँ पे वो वाई बोलेगा कि ठीक है मैं उसको पूरा पैसा मत दो, बस जितना मेरा यहाँ पे मेहनत लगी है, जितना मेरा मटेरियल और लेबर लगा है उसको आपको मुझे देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, यानी मैंने जितना काम कर दिया उतना प्रपोर्शन में आप मुझे पेमेंट कर दो। यू नीड नॉट पेड, क्या बोल रहा हूं मैं भी, आपको पूरा प्राइस जो है वो देने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? नीड नॉट टू पे द फुल प्राइस। ठीक है, आ गया बढ़िया से। आगे अपन राइट टू सू ऑन अ क्वांटम मेरिट अराइजेस व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट पार्टली परफॉर्म, ध्यान देना बेटा, पार्टली परफॉर्म बाय वन पार्टी हैज बिकम डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ द अदर पार्टी। एक पार्टी ने अपना काम तो चालू कर दिया, बीच में अदर पार्टी ने डिस्चार्ज कर दिया, तो इस केस में हम क्या करेंगे? सूट अपॉन क्वांटम मेरिट लगाएंगे। द क्लेम ऑन क्वांटम अराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केस में? पहला, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, बाद में पता चला कॉन्ट्रैक्ट जो हम कर रहे थे वो वॉइड हो गया। When something has been done without any intention to do so unnecessarily, कुछ अपन ने काम कर दिया है बिना कुछ अननेसेसरी करने के इंटेंशन के। मतलब क्या है? आपने ऑर्डर दिया तो बट ऑब्वियस सी बात है जैसी ही बात डन हो गई अगले दिन से काम चालू हो गया। अब अगर अगले दिन से काम यहाँ पे नहीं चालू होता तो केस यहाँ पे चेंज हो जाता, बट क्योंकि काम चालू हो गया, कोई भी अपन ने उटपटांग काम नहीं किया, जानबूझ के हम मना नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई खराब इंटेंशन नहीं है, कोई हमने एक्स्ट्रा काम उस पर नहीं कर दिया। अब जैसे मान लो हमने ऑर्डर दिया है बेड और सोफा सेट का, अब अगर सामने वाला चेयर भी बना देता है और बोलता है कि चेयर का भी मुझे पैसा दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट इज व्हेन वन पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी परफॉर्म करने से ही मना कर दे तो आप अगेन क्वांटम मेरिट के लिए सू कर सकते हो, कुछ काम हल्का बहुत हो चुका है तो। वरना सूट फॉर डैमेजेस तो आपके लिए मोस्ट कॉमन रेमेडी अवेलेबल तो है ये। 3 पॉइंट यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट है अपना फोर्थ रेमेडी, दैट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हर बार जब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी कंपनसेशन से ही हमारा काम चल जाए। कई बार ऐसे होता है कि भैया मॉनेटरी कंपनसेशन तो बहुत कम निकल के आएगा बट लॉस उसके एवज में बहुत ज्यादा हो जा रहा है। कई बार आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसे मिल गए, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में काउंट ही नहीं कर सकते कि आपको कितना डैमेजेस हुआ है। तो उस केस में सामने वाली पार्टी को हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि भैया आप पैसा मत दो, उसकी जगह में आप हमको कोई एक काम करके दे दो। ठीक है, आप कुछ परफॉर्मेंस कर दो हमारे लिए, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दो, पैसा वगैरह ना दो, या हो सकता है कि कुछ पैसा दे दो और कुछ हमको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमको करके दो। तो ये किस केसेस में होगा? उसी केस में होगा जहां तो हम मॉनेटरी डैमेज कितना हुआ है वो असर्टेन नहीं कर पाएंगे, या मॉनेटरी डैमेज कर देना, उसको कंपनसेट कर देना वो इनफ नहीं होगा। तो ये केसेस हमारे सामने में बनेंगे, और भी बनेगा, देखेंगे। In certain special cases of breach of contract, damages are not an adequate remedy. The court in such cases orders specific performance of contract. The defaulting party will be forced to perform the act promised under a contract. It is granted only in the following cases. क्या बोल रहे हैं भैया? सिर्फ पैसे देने से काम चल जाएगा ऐसा नहीं हो रहा है। कोर्ट आपको ऑर्डर करेगा कि आपको कुछ स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा, और वो इन फॉलोइंग केसेस में होगा। क्या क्या? वेयर कंपनसेशन इन मनी इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ। जब भैया मनी से दे देने से, सिर्फ पैसा दे देने से सामने वाला रिलीफ हो गया, सामने वाले के सारे डैमेजेस कवर हो गए, ऐसा हो ही नहीं पा रहा है उस केस में। दूसरा क्या है? Where there is no standard for ascertaining the actual damage caused by non-performance. अब काम ही नहीं हुआ, उससे उस पार्टी को कितना लॉस हुआ इसको मॉनेटरी वे में हम असरटेन नहीं कर पा रहे हैं उस केस में। तीसरा है वेयर कंपनसेशन इन मनी कैन नॉट बी ऑब्टेन। जब सामने वाला मान लो भाई बैंकरप्ट हो गया, अब बोला मैं आपको डैमेजेस जो है वो मॉनेटरी वे में आपको नहीं दे सकता, मुझे कुछ काम बता दो मैं कुछ कर दूंगा। जैसे मान लो 5,000 था, लोन लिया था, 5,000 सामने वाला नहीं दे पा रहा है, बोला मैं पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, लो एक काम करता हूँ आपकी दुकान में मैं 1 हफ्ता काम कर लेता हूँ, तो भैया मेहनत से मैं उस चीज को रीपे कर दूंगा। तो 3 केसेस बनते हैं जहां पे मॉनेटरी देने से आपका जो डैमेजेस है वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा केस क्या है? जब हम असर्टेन ही नहीं कर पा रहे कि कितना पैसा दे इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, कितना कंपनसेशन हम दे। तीसरा है यहाँ पे कि जब मॉनेटरी कंपनसेशन हम दे ही नहीं सकते, कोई और तरीका हमको देखना पड़ेगा। लास्ट इज आपका सूट फॉर इंजंक्शन। अब ये क्या है इसको पढ़ते हैं बढ़िया से, मस्त तरीके से इस चैप्टर को अपन एंड करते हैं। इंजंक्शन इट इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। अब यहाँ पे कोर्ट क्या बोल रहा है? सामने वाली पार्टी को कोई काम करने से रोक रहा है, बोल रहा है कि भैया आप ये वाला काम नहीं करोगे, आपको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर काम को करने से।
The court, by issuing injunction, restrains a person from doing what he has promised not to do. Injunction may be temporary or permanent. ये कुछ समय के लिए भी हो सकता है या परमानेंट पूरे लाइफ लाइन के लिए भी हो सकता है। जैसे मान लो कुछ काम हो गया यहाँ पे, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भैया 3 महीने तक, जैसे मान लो अब 2 लोग थे, 2 कॉम्पिटिटर थे, सेब केला बेचते थे बाजार में, अब कुछ उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, चले गए कोर्ट में, और कोर्ट ने बोला एक पार्टी को कि आप भैया 3 महीने तक एप्पल और बनाना जो है वो सेल नहीं करोगे, तो ये क्या हो गया, सूट फॉर इंजंक्शन हो गया। कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक काम करने से। अब ये परमानेंट भी हो सकता है कि आप कभी जीवन में ही नहीं बेचोगे, हालांकि इस केस में एग्जांपल में नहीं होगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। तो टेम्परेरी भी हो सकता है कि फॉर अ टाइम बिंग आप ये काम नहीं करोगे, या परमानेंट भी हो सकता है कि आप कभी भी इस काम को नहीं कर सकते। ठीक है, आप कभी भी इस काम को नहीं कर सकते, आपके ऊपर एक परमानेंट बैन जो है यहाँ पे लग गया है। नेक्स्ट इज इट इज अ प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांटेड एट द विल ऑफ द कोर्ट। अब ये क्या एक प्रिवेंटिव रिलीफ है जो कोर्ट के विल पे यानी कोर्ट की मर्जी पे ग्रांट होता है। क्लियर है, यानी कोर्ट को जज साहब को ठीक लगेगा तो वो इंजंक्शन देंगे, यानी मतलब किसी को काम करने से कुछ रोकेंगे, चाहे टेम्परेरी या परमानेंट। ठीक है, तो ये प्रॉपरली कोर्ट पे ही डिपेंड करेगा, जज साहब पे डिपेंड करेगा, उनके डिसीजन जजमेंट पे डिपेंड करेगा। तो विद दिस हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 5 टाइप की रेमेडी अवेलेबल होती है, ये अपन ने पूरी प्रॉपर तरीके से कवर कर ली है। आई होप आपको सारी पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो जाता है तो प्लीज मेक श्योर आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, और लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान दे देना, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो, जो आप डाउट पूछ रहे हो क्लियर हो, ताकि अगर हम पढ़े तो हमको समझ में आए कि आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हो। हमारी तरफ से आपको रिप्लाई बहुत मेजॉरिटी चांसेस है आपको मिल जाएगा, आपके डाउट्स को हम रिप्लाई जरूर से करते हैं। तो ऑन दिस नोट इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लास्ट तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।